हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि मैंने आपको हमारे अतीत का लेसन 1 ऑलरेडी रीड करा दिया है और उसके क्वेश्चन आंसर भी सेंड कर दिए हैं। आज हम एसएसटी हमारे अतीत का लेसन 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है से रीड करेंगे। स्टूडेंट्स, इस लेसन में हम जानेंगे कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए ले आई थी, लेकिन धीरे धीरे उसने यहाँ पर अपनी साम्राज्य को स्थापित कर लिया। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। औरंगजेब मुगल काल के कब्जे के आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। औरंगजेब जो थे मुगल काल का जब तक कब्जा था उसमें सब आखिरी शक्तिशाली बादशाहों में आते हैं। ठीक है, उन्होंने वर्तमान के एक बड़े बहुत हिस्से पर कब्जा स्थापित कर लिया था। उन्होंने वर्तमान भारत जो उस समय का था उसके एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर रखा था। 1707 में उनके निधन के बाद कई अन्य मुगल सूबेदारों और बड़े बड़े जमींदारों को अपनी ताकत दिखाने का मौका मिला। इन सभी ने अपनी क्षेत्रीय रियासतें स्थापित कर ली थी। इन ताकतवर क्षेत्रीय रियासतों के सामने आने के साथ दिल्ली ज़्यादा दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में कायम न रह सकी। 18वीं सदी के अंत तक राजनीतिक क्षेत्र में एक नई ताकत उभरने लगी और यह ताकत अंग्रेजों की थी। 17वीं शताब्दी के बाद जैसे जैसे 18वीं सदी का अंत आया, तब राजनीतिक क्षेत्र में एक नई ताकत सामने आनी शुरू हो गई थी और वह ताकत थी अंग्रेजों की ताकत। अंग्रेज शुरुआत में एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे। यहाँ के इलाकों पर कब्जा करने का उनका कोई इरादा नहीं था। अंग्रेज जो थे वो एक कंपनी के रूप में भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। यहाँ से सस्ती चीज़ों को खरीदकर वो यूरोप में ऊंचे दामों पर बेचना चाहते थे। केवल उनका भारत आने का उस समय का मकसद व्यापार करना ही था, ना कि यहाँ पर कब्जा करना। किंतु ऐसा क्या हुआ कि एक दिन उन्होंने इस विशाल साम्राज्य पर अपना कब्जा जमा लिया। इस अध्याय में हम इस विषय में के बारे में ही पढ़ेंगे। यानी ऐसा क्या हुआ था कि जो अंग्रेज भारत में सिर्फ व्यापार करने के पर्पज से आए थे और यहाँ के मालिक बनकर बैठ गए। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। सबसे पहले भारत में हम देखेंगे व्यापार के पर्पज से ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से पूरब में व्यापार करने का इजाज़तनामा मिल गया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को वहाँ इंग्लैंड की महारानी के द्वारा पूरब से व्यापार करने की परमिशन प्राप्त हुई। इस इजाज़तनामे के अनुसार इंग्लैंड की कोई अन्य व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से मुकाबला नहीं कर सकती थी। ये जो परमिशन मिली थी, इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर व्यापार करने के लिए जब आ रहे थे पूर्व से, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई दूसरी कंपनी व्यापार नहीं कर सकती थी, ताकि कोई दूसरी कंपनी आकर बीच में अपना व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा यहाँ पर अब स्थापित नहीं कर सकती। यह परमिशन केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ही थी। इस चार्टर या इजाज़तनामे या परमिशन के अनुसार कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों की खोज करके वहां से सस्ते दामों पर चीज़ें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंचे दामों पर बेच सकती थी। कंपनी को किसी अन्य व्यापारिक कंपनियों से मुकाबले का कोई डर नहीं था। यानी कि इस इजाज़तनामे के अनुसार सिर्फ कंपनी ही थी जो वहाँ पर समुद्र पार जाकर नए इलाकों से सामान को कम कीमत पे खरीद के और व्यापार में यूरोप में आकर ऊंचे दामों पर बेच सकती थी। इसके अलावा और किसी को इस प्रकार की कोई इजाज़त नहीं थी। कंपनी से क्या था, कंपनी को किसी अन्य व्यापारिक कंपनी से मुकाबले का कोई डर नहीं था, क्योंकि किसी और को ऐसी कोई परमिशन मिली ही नहीं थी कि वो वहाँ जाकर अपना व्यापार स्थापित करे। सिर्फ इकलौती ईस्ट इंडिया कंपनी को इस प्रकार की परमिशन मिली थी, तो कंपनी को इस प्रकार का कोई डर नहीं था। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमाना संभव था। उस जमाने में जो व्यापारिक कंपनियां थी उनके लिए क्या जरूरी था कि वो कंपटीशन से बचे, कंपटीशन से बचकर ही वो अधिक मुनाफा कमा सकती है। अब वाणिज्यिक कंपनियों के लिए, वाणिज्यिक का मतलब क्या है, एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें वस्तुओं को सस्ते दामों पर खरीदकर और उन्हें महंगे दामों पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए लाभ कमाया जा सकता है। वाणिज्यिक का मतलब क्या होता है, जिसमें किसी चीज़ को हम कम दामों पर खरीदते हैं और ऊंचे दामों पर बेचकर मुनाफा कमाते हैं। किंतु इस शाही दस्तावेज से अन्य यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोका जा सकता था। जो परमिशन केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मिली थी वह इतनी ही काफ़ी नहीं थी। उससे ये नहीं था कि बाकी और लोग जो थे वो यहाँ पर आकर व्यापार करने से
रुक जाए, उनको रोकना मुश्किल था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। यानी कि जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पहुंचती, उससे पहले ही पुर्तगाली जो थे वो भारत के पश्चिमी तट के द्वारा भारत में एंटर हो चुके थे। उन्होंने गोवा में अपना ठिकाना बना लिया था। 1498 में पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डी गामा ने पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग की खोज की थी। आप यहाँ पर नोट करेंगे बेटा कि सबसे पहले समुद्री मार्ग से भारत में कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। और कब? 1498 में। और वह कहाँ का वासी था? वो पुर्तगाल का, वो एक पुर्तगाली था। ठीक है, तो समुद्र मार्ग की खोज, भारत तक आने की समुद्र मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। तो ये जो लाइनें हैं ये हमारी यहाँ पर मेन हो जाती हैं, इनसे हमारे क्वेश्चन भी बनकर आते हैं। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं खोजने लगे थे। अब पुर्तगाली के बाद 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच जो थे वो भी भारत में व्यापार के रास्ते खोजने लगे थे। इसमें से इसके कुछ समय बाद ही फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। उसके बाद कौन से आए? फ्रांसीसी। सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, फिर डच, फिर फ्रांसीसी। अब समस्या यह थी कि सभी कंपनियां एक जैसी चीज़ों का ही व्यापार करना चाहती थी। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की अत्यधिक मांग थी। इसके अलावा यहाँ काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी अत्यधिक मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनियों के बाद इस बढ़ते मुकाबले से भारतीय बाजारों में इन चीज़ों के दाम बढ़ने लगे और उनसे मिलने वाला मुनाफा कम होने लगा। अब जो भी कंपनियां, जो भी व्यापार के पर्पज से कंपनियां भारत आई थी, वो सब एक ही तरह के सामान का व्यापार करना चाहती थी, क्योंकि भारत के सूती कपड़ा है या भारत के जो रेशम है या भारत के जो मसाले थे उनकी यूरोप में बहुत अधिक मांग थी। तो कंपनियां क्या करती थी? यहाँ से उन्हें कम कीमत पर खरीद कर यूरोप में उच्च दामों पर बेचती थी। तो जब बहुत सारी कंपनियां हो जाती हैं तो हर कंपनी का मुनाफा जो है वो कम हो जाता है। तो इनके बीच में क्या था? इस बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गए थे। और भारत में जब इस चीज़ की मांग ज़्यादा होने लगी तो इन चीज़ों की भारत में कीमतें बढ़नी शुरू हो गई। इसकी वजह से इन कंपनियों का मुनाफा कम होने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों को फलने फूलने के लिए अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को ख़त्म करना था। अब जो कंपनियां थी, इनको अगर अपने व्यापार को अच्छा बढ़ाना है तो इनको अपनी जो बराबर की कंपटीशन वाली कंपनियां थी उनको ख़त्म करना था, तभी वो मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयाँ शुरू हो गई। बाजार में कब्जा करने की, यानी व्यापार पर कब्जा करने की होड़ में ये कंपनियां आपस में लड़ना शुरू कर दिया था। 17वीं और 18वीं सदी में मौका मिलते ही कोई एक कंपनी किसी अन्य कंपनी के जहाज को डुबो देती थी या रास्ते में रुकावटें करके माल से लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक देती थी। अब ये एक दूसरे के जहाज़ों को डुबो देते थे या एक दूसरे के जहाज़ों से, माल से भरे जहाज़ों को रोक लिया करते थे किसी न किसी वजह से, ताकि उनका माल समय पर ना पहुँचे और दूसरी कंपनी को मुनाफा हो जाए। इस समय व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारी चौकियों की किलेबंदी के जरिए सुरक्षा प्रदान की जाती थी। अब व्यापार क्या था? हथियारों के बल से चल रहा था। हर किसी को अपने जहाज को बचाने के लिए सैनिकों की आवश्यकता होती थी, फोर्स की आवश्यकता होती थी, जिससे कि कम से कम इनको नुकसान हो, इनके जहाज को कोई डुबा ना सके या जहाज को लूट ना सके। और इसके अलावा जो व्यापारिक चौकियाँ थी जहाँ पर इनका माल इकट्ठा होता था, वहाँ की भी इन्होंने किलेबंदी करनी शुरू कर दी थी ताकि कोई इनका माल लूट के ना ले जा सके। अपनी बस्तियों को सुरक्षा प्रदान करने और व्यापार में लाभ कमाने के इन प्रयत्नों की वजह से स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे। अब ये व्यापारिक कंपनियां जो थी, इनके जो वहाँ पर बस्तियां जम गई थी, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, अपने व्यापार में लाभ को बढ़ाने के लिए जब इन्होंने और जगह घेरनी शुरू करी तो जो वहाँ के स्थानीय शासक थे उनसे भी इनके टकराव यानी इनकी लड़ाइयाँ शुरू हो गई। नतीजतन कंपनी के लिए व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कठिन होता जा रहा था। अब जब वो देखते थे कि इन राजा महाराजा जो थे, वो कुछ महाराज राजे ऐसे थे जो व्यापारी कंपनियों को सपोर्ट करते थे और कुछ इन व्यापारी कंपनियों का साथ नहीं देते थे, तो वो राजा महाराजा जो शासक थे वो भी आपस में लड़ना शुरू हो गए। तो जब ये आपस में लड़ने लगे तो जो कंपनी के व्यापारी थे, इन्होंने देखा कि ये राजे महाराजे आपस में लड़ रहे हैं, तो इनकी बीच में लड़ाई करवा के हम अपना काम कर सकते हैं। तो वो व्यापार के साथ साथ इस राजनीति में भी उन्होंने अपनी एंट्री शुरू कर दी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी
बंगाल में व्यापार शुरू करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। 1651 में पहली इंग्लिश फैक्ट्री की शुरुआत हुगली नदी के किनारे हुई। अब यहाँ पर भी आप इसे नोट करेंगे कि 1651 में पहली इंग्लिश फैक्ट्री की शुरुआत हुगली नदी के किनारे हुई। ठीक है। कंपनी के व्यापारियों ने यहाँ से अपना काम आरंभ कर दिया। कंपनी के जो व्यापारी थे उन्होंने यहाँ से अपना काम करना शुरू कर दिया था। अब यहाँ पर क्या था, उन्होंने फैक्ट्रियाँ यही स्थापित कर दी थी। कच्चा माल लेकर यहीं से वो दूसरे माल का नया रूप देना यहीं पर उन्होंने शुरू कर दिया था। इसके लिए और लोगों की आवश्यकता थी, तो जो व्यापारियों ने अपना काम आरंभ कर, इससे व्यापारी उस जमाने में फैक्टर कहलाते थे। कंपनी के व्यापारियों ने यहीं से अपना काम शुरू कर दिया था और ये व्यापारी उस जमाने में फैक्टर कहलाते थे। जो वहीं फैक्ट्रियों में काम करने लगे थे, यहीं से जो उत्पादन करने लगे थे, तो उस जमाने में उन लोगों को फैक्टर कहते थे। इस फैक्ट्री में निर्यात होने वाली चीज़ों को वेयर हाउस में जमा किया जाता है। इस फैक्ट्री में जो चीज़ें निर्यात होती थी, जो यहाँ से बाहर जाती थी, उनको वेयर हाउस में इकट्ठा कर लिया जाता था और यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठकर अपना काम किया करते थे। व्यापार के फैलने के साथ कंपनी के सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास के इलाकों में आकर बसने की सलाह दी गई। जैसे जैसे व्यापार फैलता गया तो कंपनी ने जो सौदागर थे, जो व्यापारी थे, उनको यहीं कंपनी के आसपास बसने की सलाह दे दी। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों ओर किलेबंदी शुरू कर दी थी। जो उसने अपने वहाँ के लोगों को बुलाया था, जो यहाँ पर आकर बसने लगे थे, व्यापारी और क्या कहते हैं सौदागर लोग, तो उनके लिए उन्होंने किलेबंदी भी शुरू कर दी थी। इसके 2 साल बाद कंपनी ने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी हासिल कर ली थी। मुगल अफसरों को रिश्वत देकर उन्होंने 3 गांवों की जमींदारी यानी 3 गांवों के मालिक वो बन गए थे। इनमें से एक गांव कलकत्ता था, जिसका नाम बाद में कलकत्ता और अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। कंपनी के कहने पर मुगल सम्राट औरंगजेब इस बात के लिए राजी भी हो गया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर देगा। कंपनी ने औरंगजेब के आगे हाथ पैर जोड़े तो वो इस बात के लिए भी राजी हो गया कि तुम्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा यहाँ पर व्यापार करने के लिए। वो इस बात के लिए राजी भी हो गया। कंपनी अधिक से अधिक रियासतों पर अपना कब्जा करने और अपने अधिकारों का अधिक से अधिक लाभ उठाने में लगी हुई थी। कंपनी जो थी वो अब उनका दिमाग क्या था, व्यापार के साथ साथ भारत पर कब्जा करने में भी चल पड़ा था। तो वह भारत की और रियासतों पर अपना कब्जा बढ़ाना चाहते थे, तो अपने अधिकारों का अधिक से अधिक लाभ उठाने में लगी हुई थी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार प्राप्त था। कंपनी के निजी तौर पर व्यापार चलाने वाले अफसरों को यह छूट नहीं दी गई थी। मतलब जैसे कंपनी के थ्रू जो व्यापार चलाते थे उनको तो टैक्स मुक्त किया गया था, लेकिन कंपनी के अलावा जो और व्यापारी थे जो अपना पर्सनल व्यापार वहाँ पे करते थे, उनको इस प्रकार की इजाज़त नहीं दी गई थी। किंतु उन्होंने भी शुल्क चुकाने से मना कर दिया। उन्होंने भी कह दिया कि जब ये भी तो वहीं से आए हैं, जब ये कंपनी के लोग टैक्स नहीं देंगे तो हम भी इस प्रकार का कोई टैक्स नहीं देंगे। इसका नतीजा ये हुआ कि बंगाल में राजस्व वसूली बहुत गिरती गई। ऐसे में बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान का विरोध करना क्या जायज़ नहीं था। अब जो बंगाल का नवाब था उसने इस बात के लिए विरोध करना शुरू कर दिया कि इस प्रकार तो बंगाल का जो अर्निंग है, जो बंगाल की राजस्व वसूली है, जो टैक्स की वसूली है, वो कम हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे हम इसके बाद कल पढ़ेंगे व्यापार से युद्धों तक। व्यापार के बाद किस प्रकार से कंपनी के आने से यहाँ पर युद्धों की यानी युद्ध की बढ़ोतरी हुई, किस प्रकार से वो युद्ध तक पहुँचे। तब तक आप इतना ही लेसन रीड कीजिएगा और समझिएगा। इसके अलावा जो मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिए हैं उन्हें नोट डाउन कीजिएगा। ओके, थैंक यू।